नेट रिटर्न इन्वेस्टर के एफआई के पास बचता है वो और कम हो जाता है, क्योंकि उसको वापस डॉलर में ले जाना है। तीसरा, हम टैक्स, हमारे यहाँ टैक्स का रेट भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है कैपिटल गेन पे। तो नेट नेट जो पहले एफआई वगैरह देखते थे कि यहाँ से उनको नेट नेट 7-8%, 9% का रिटर्न बन जाता है, वो अभी गिर के 5-6 पे आ गया है। और क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो इसलिए वो लोग ये सोचते हैं कि हम एक रिस्की इकोनॉमी में, इंडिया इज कंपेरेटिवली रिस्की टू यूएस, तो हम एक रिस्क वाली इकोनॉमी में पैसा क्यों रखें जब हमको सेम रिटर्न और सिमिलर रिटर्न वहां मिल सकता है। इसके कारण ये हो रहा है। लेकिन अभी मैं जैसा कि बोल रहा था, अभी रिवर्सल चालू हो गया है, यूएस डॉलर डिप्रिशिएट होना चालू हो गया है। मुझे लगता है कि वहां भी फेड का रेट कट आएगा ही, चाहे कितना भी इन्फ्लेशन हो, नहीं तो इकोनॉमी में और क्रैक्स आएंगे। और इंडिया में भी रेट कट हो रहा है। तो अगर सब कुछ को आप साथ लेके देखते हो, तो मुझे लगता है कि अभी वो रिटर्न जो इतना बुरा लग गया था, बुरा लग रहा था, वो रिटर्न अभी एफआई को उतना बुरा नहीं लगेगा। एंड मुझे लगता है उसके कारण जो एफआई का सेलिंग का इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा। ऐसा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि बंद कब होगा, बट मेरे को लगता है इंटेंसिटी बहुत जोर से कम हो जाएगा। और मुझे ये भी लगता है कि अगर डॉलर थोड़ा और डिप्रिशिएट हुआ, तो एफआई का पैसा बहुत तेजी से वापस भी आएगा। संदीप जी, सेकंड क्वेश्चन है, डू वी सी एनी ट्रैक्शन इन मिड एंड स्मॉल कैप, और वुड इट बी अ लगार टू एज कंपेयर टू लार्ज कैप? क्या हमें कोई ट्रैक्शन या कोई डेवलपमेंट नजर आ रहा है मिड और स्मॉल कैप में, या ये लार्ज कैप के सामने कम ही परफॉर्म करेगा? देखिए, आप अगर आप डेटा देखें तो पिछले जो मैं आपको बताया था कि डेटा लार्ज और मिड का नहीं है, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अर्निंग्स ग्रोथ कहाँ ज्यादा आ रही है। तो अगर आप डेटा उठा के देखेंगे, हमने चार्ट में भी डाला है, मिड कैप और स्मॉल कैप की अर्निंग्स लार्ज कैप से बहुत ज्यादा है। आप कोई भी लार्ज कैप देख लीजिए, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ नेग्लिजिबल है, वेदर इट इज टीसीएस, वेदर इट इज एचडीएफसी, वेदर इट इज कोटक, इन बहुत बड़ी अर्निंग्स ग्रोथ सीएजीआर है नहीं। उसीलिए मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी यहाँ से भी अगर आप लास्ट 3-4 दिन का समय देखें, बहुत छोटा समय है जिसमें रिकवरी आई है, उसमें भी आप देखेंगे तो निफ्टी रिकवर नहीं हुई है। निफ्टी की रिकवरी बहुत कम है। मिड एंड स्मॉल कैप की रिकवरी शार्प है। तो मेरा ये कहना है कि और देखिए, अगर आप एसएमई लेते हो, तो अभी दिक्कत क्या है कि हम कोई भी एसएमई इंडेक्स वाले स्टॉक नहीं लेते हैं, माइक्रो कैप नहीं लेते हैं। शायद हमारे पूरे पोर्टफोलियो में एक आध कोई होगा तो होगा, नहीं तो नहीं है। तो वहां पे मुझे नहीं पता कब रिकवरी आएगी, क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वहां पे बैलेंस शीट कितनी लिवरेज्ड है हमें पता नहीं है। वो मैनेजमेंट और भी इमेच्योर इन द सेंस ऑफ हाउ टू हैंडल कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑल। मुझे नहीं पता कि एसएमई इंडेक्स कब रिकवर होगा, एसएमई इन द सेंस माइक्रो कैप जो जो मेन बोर्ड पे लिस्टेड नहीं है। बट जो भी मेन बोर्ड पे लिस्टेड साइजेबल कंपनीज है, वो मेरे को लगता है बहुत शार्पली रिकवर होगी। अभी आप मुझे बताइए, टीसीएस जैसा स्टॉक 20% करेक्ट हुआ सितंबर से अभी तक। मिड कैप इंडेक्स 26% करेक्ट हुआ, जो 6% ज्यादा है। बट टीसीएस जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, वो भी 20% करेक्ट हुई है। रिलायंस भी हुआ है, एचडीएफसी नहीं हुआ है अभी रिसेंटली, बट 5 साल से टाइम करेक्शन के जा रहा है। तो अच्छी अच्छी कंपनी, बायोकॉन जैसी कंपनी करेक्ट हो गई 30%। तो कोई ऐसा नहीं है कि मिड कैप ही करेक्ट हुआ है या स्मॉल कैप भी, बड़ी बड़ी कंपनियां भी काफी करेक्ट हुई है। मुझे लगता है कि ये रिवर्सल होगा। एक्सिस बैंक करेक्ट हुआ है, इट इज अ लार्ज बैंक। तो मुझे लगता है कि रिकवरी भी मिड और स्मॉल कैप में, जहां क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स अच्छी है, वहां पे बहुत फास्ट रिकवर होगा। संदीप जी, दो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एक है अपना डिफेंस सेक्टर के ऊपर और एक है बीएसई लिमिटेड के ऊपर। हाउ डिफेंस पीएसयू आर लुकिंग, एंड हाउ इज बीएसई लुकिंग फ्रॉम हियर? तो एक डिफेंस सेक्टर पे डिफेंस क्वेश्चन है और एक में बीएसई पे है। डिफेंस सेक्टर अच्छा सेक्टर है, लेकिन हम लोग डिफेंस में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क 100% है। वहां पे सिंगल क्लाइंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बहुत कम एक्सपोर्ट्स है। हालांकि गवर्नमेंट का पूरा इंडेवर है कि एक्सपोर्ट बढ़े। तो मैं सिंगल क्लाइंट जहां भी होता है वहां पे हम इन्वेस्ट करने से थोड़ा कतराते हैं, हमको डर लगता है। हालांकि आप ये भी बोल सकते हैं कि हमने टीटागढ़ में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत छोटा पोर्शन, उसका भी सिंगल क्लाइंट ही है, इंडियन रेलवेज। बट फिर भी मुझे लगता है कि डिफेंस में एक तो फ्रॉथी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है, इस करेक्शन के बाद भी वैल्यूएशंस बहुत बहुत ज्यादा है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, या एटलीस्ट यहाँ से अगर 50-60% और करेक्शन हुआ, 10-12 के पी पे आया, तो हम देखेंगे कि नहीं, तो मैं नहीं करूंगा। मैं एक प्राइवेट बैंक लूंगा जो मुझे 10 के अर्निंग्स पे मिल रहा है। मैं एक डिफेंस पीएससी क्यों लूं जो 40 के पी पे मिल रहा है। दूसरा, आपका बीएससी पे क्वेश्चन था। यस। बीएससी में हमारा ऐसा व्यू है कि जितने भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज है, ये बहुत अच्छा करेंगे। उसका सिंपल रीजन है कि हमारा इक्विटी पेनिट्रेशन 4-5% है, तो मुझे लगता है कि वो बढ़ते ही जाएगा। अभी सिर्फ इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये लोग कैट एंड रैट की लड़ाई में है। एनएससी बीएससी कभी वो एक्सपायरी डेट चेंज करता है, कभी दूसरा एक्सपायरी डेट चेंज करता है, ये सब टसल चल रहा है। बट एनएससी को भी पता है कि उसका भी लिस्टिंग तभी अच्छा होगा जब बीएससी का वैल्यूएशन अच्छा होगा, बिकॉज उसको प्रीमियम मिलने वाला है बीएससी के ऊपर। आज के दिन कोई लिस्टेड नहीं है बीएससी के अलावा। तो हालांकि बीएससी छोटा प्लेयर है, बट बीएससी पे 30% प्रीमियम वो कमांड कर सकता है। तो अगर बीएससी नीचे आएगा तो उसका भी वैल्यूएशन कम होगा।
तो मुझे लगता है ये लड़ाई बहुत जल्दी बंद हो जाएगी एंड वी विल सी गुड वैल्यू इन बीएससी। ऑल्दो वी हैव सोल्ड लार्ज पार्ट ऑफ बीएससी बिकॉज हमको बहुत महंगा लगने लग गया था और हम बहुत अर्ली एंटर किए थे, हमने अच्छा पैसा बनाया सबके लिए उसमें। संदीप जी, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट निफ्टी लेवल कैन करेक्शन कैन गेट ओवर? बॉटम क्या मुझे दिख रहा है हमको? मुझे लगता है हमारा बॉटम हो चुका है, मुझे नहीं लगता यहाँ से हम नीचे जाएंगे। 100 200 500 पॉइंट नहीं बोल सकता, बट मुझे तो बहुत अच्छा तेजी लग रहा है। मैं अपने पॉइंट्स बताऊंगा मुझे तेजी क्यों लग रहा है बाद में। अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन फ्रीबीज। जो गवर्नमेंट जिस तरीके से फ्रीबीज बांट रही है, जो पॉलिटिकल कल्चर में इनबिल्ड हो रहा है, उसको अपने कैसे देखते हैं? एंड हाउ शुड दैट इज इट एडवर्सली अफेक्टिंग द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी? एंड हाउ डू यू व्हाट इज योर व्यू ऑन द फ्रीबीज गिवन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज टू द लोअर मिडिल क्लास? Freebies is a So bad the lower culture. class, my collection. Freebies is a bad culture. Obviously, it stresses the balance sheet of the company, of the country, and it puts stress on the economy. And there is also, challenge which happens. But at the same time, it returns the money to the economy, brings some circulation also. Pure savings do not do such, do not circulate money so quickly. So we have seen in the past also that there was some way of reaching it. But I think this way which this time finance minister has adopted of increasing the income tax slab, that is the best way to do it. It is also freebie indirectly, but I agree that this is not good, and it derates our country too little bit. But then political causes are more important, and if there is political stability, then you will get some premium because of that also for the country. So I think it is very difficult to find a pure fine balance on that. I also see that there was one question on solar sector, so I will quickly answer. It is a pure commodity sector. We have not invested except in EPC. So remember, what we have invested in solar is, as Sterling Wilson, that is a EPC company. It takes purely contract and it doesn't buy the material, so it only provides service. लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि वो आपस के झगड़े में अभी चल रहा है, उसके लिए स्टॉक नीचे आया। बट हम सोलर में कभी इन्वेस्ट नहीं करते, ना हमने वारी में किया ना प्रीमियर में किया। मेरा पर्सनल बिलीफ है कि इट इज प्योर कमोडिटी एंड यहाँ पे रिकवरी मुझे बहुत मुश्किल लगती है। संदीप जी, एक क्वेश्चन है, what is your view on financial sector as a whole, and specifically on MFIs, NBFCs and their future growth potential as compared to banks? So if interest rates gets cut, then obviously microfinance and NBFCs will do well. But again, what is happening, you have seen in Karnataka and some other places, political impacts are there. Government comes in with some kind of measures which impact the sector. So मैं ये कहना चाहूंगा कि वो भी रिकवर हो जाएंगे, लेकिन एट प्रेजेंट मुझे लगता है सबसे अच्छा है लार्ज प्राइवेट बैंक 10-12 के पी पे मिल रहा है, वो लेके बैठना चाहिए। उनके पास सब कुछ है, सब कोई गोल्ड लोन भी करते हैं, सब कोई माइक्रो फाइनेंस भी करते हैं, सब कोई सब कुछ करते हैं। तो अपन को अगर लार्ज प्राइवेट बैंक सस्ते में मिल रहा है तो इट इज बेटर देन बाइंग रिस्की एसेट। Sandeep ji, there's another question. Can you discuss about corporate earnings growth? Has it flattened in financial year 25 for large caps? What is your view on oil, gas and power companies? अर्निंग्स ग्रोथ ऑलमोस्ट ब्रॉडली आई डोंट सी बिग कट इन अर्निंग्स। मेरे को लगता है इस क्वार्टर में अगर कुछ कट भी आया तो 1-2% का आएगा जो ऑलरेडी बिल्ट इन है। एंड पद्मा विल ऑब्वियसली बी एबल टू आंसर मोर ऑन द फाइन प्रिंट ऑफ इट, बट लेट मी फिनिश माय पार्ट। एंड आई थिंक जून क्वार्टर में थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म आएगा और सितंबर में अपग्रेड चालू हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मार्केट आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। सो अगर सितंबर में अर्निंग्स अपग्रेड आने वाले हैं तो मार्केट अभी से बाइंग में आ जाएगा और अभी से लोग खरीदना चालू करेंगे। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि जब एफआईज देखते हैं कि डॉलर फिर से डिप्रिशिएट होना चालू हो रहा है और अर्निंग्स में अब कट नहीं आएगा तो वो लोग अभी खरीद लेंगे, वो वेट नहीं करेंगे। तो आपको पहले इंटेंसिटी स्लो डाउन होते दिखेगी, उसके बाद स्टैग्नेंसी दिखेगी, फ्रस्ट्रेट करेंगे मार्केट को, उसके बाद चलना चालू होगा। तो ये 1-2 महीने का पीरियड थोड़ा पेशेंस वाला पीरियड है। संदीप जी, एक क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा मैं उसको मतलब मॉडिफाई करके पेश कर रहा हूँ कि एफआईआईज अगर बेच रहे हैं कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से स्टॉक गिर रहे हैं, तो हम लोग अपना ये स्टॉक्स को एक बार बेच के थोड़ा कैश में जाके क्यों नहीं अपने लॉसेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन द करंट एनवायरनमेंट? क्या हमें ऐसा करना चाहिए क्या? अगर पास्ट 30-40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मैक्सिमम कोई भी फंड जो कैश में जाती है एक्सेप्ट 1 और 2, 5 से 10% कैश में जा सकती है। अब 5 से 10% कैश में जाके और अगर 20% मार्केट करेक्ट होता तो 1% अंडर परफॉर्मेंस बचा सकते हो मैक्सिमम। नाउ यू कैन से कि 1% भी बचता है तो कोई बुरा नहीं है, बट वो 1% बचाने के चक्कर में हम बॉटम पकड़ पाएंगे कि नहीं वो पता नहीं है। तो मार्केट में हमेशा ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड रह के बनाए रादर देन सेल करके बनाए। तो मुझे लगता है कि अपने को
इन्वेस्टेड, गुड क्वालिटी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। गुड क्वालिटी का मतलब लार्ज कैप नहीं है, गुड क्वालिटी कैन बी स्मॉल कैप, मिड कैप और एनी कैप। दूसरा आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर पे क्वेश्चन था। Yes. मुझे लगता है ऑयल एंड गैस, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में स्ट्रक्चरल तेजी होनी चाहिए, बट अगेन वहाँ पे भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, इसलिए हम बड़ा कभी इन्वेस्ट नहीं करते, छोटा मोटा एचपीसीएल में किया है, क्योंकि रिस्क वही है कि अगर आप जहाँ भी गवर्नमेंट का बिजनेस है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट का स्टेक है, वहाँ पे अपने को केयरफुल रहना चाहिए। बट मुझे लगता है ऑयल स्ट्रक्चरली ऊपर नहीं जा सकता, कभी कभी आप सप्लाई कट करके आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके ऊपर ले जा सकते हो, बट ऑयल मेरे को लगता है हर साल $5 कम होना चाहिए स्ट्रक्चरली, सो विच इज वेरी गुड फॉर इंडिया एज ए स्टोरी। एक आपका क्वेश्चन था रिलायंस पे शायद, तो रिलायंस का ऑयल के हिसाब से ये है कि अगर आप देखेंगे तो जो ऑयल प्राइस नीचे आती है तो एज ए परसेंटेज उसकी मार्जिन आइडियली ऊपर दिखनी चाहिए, बिकॉज जीआरएम्स आर कैलकुलेटेड इन परसेंटेज टर्म्स। बट मुझे लगता है रिलायंस में अभी थोड़ा दूसरा टाइप का कंसर्न है इन्वेस्टर को रेदर देन दिस कंसर्न, सो रिलायंस मे नॉट मेक बिग मनी इन नियर टर्म। Sorry, just 1 second. Do you see a possibility of FII diverting to China rather than India? आई थिंक चाइना इज ओवरबॉट, चाइना से पैसा निकलेगा, यूरोप से पैसा निकलेगा, आई एम 100% कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। वी विल क्विक वेरी वेरी सून सी इंडिया अंडर परफॉर्मेंस टर्निंग अराउंड। देयर इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑन जोमेटो, स्विगी एंड प्रोटियन, आई थिंक दे आर स्टिल वेरी एक्सपेंसिव, so I will refrain because these are all story stocks, remember that, and they can be hit very hard. So we had Zomato in our portfolio at 60, we sold it at 95 and 140 and 180, now we are not having it. If it corrects meaningfully and it looks attractive, we can buy, but इसमें पैसा बर्न अभी भी होने वाला है क्योंकि कंपटीशन है। संदीप जी, we'll just take last 2-3 questions. उसके बाद अगर किसी के और के questions होगा तो we'll handle it one-on-one with the investors. There's a one question. How do you handle underperformance? Do you exit quickly from laggards or do you take a more patient approach and see if the thesis play out? यानी हमारा कोई स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस होता है तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं? हम क्या अंडर हम लोग उसमें परफॉर्मेंस से एग्जिट कर लेते हैं या हम पेशेंटली अपनी जो थीसिस है, जो बिलीफ है, उसको प्ले होने का वेट करते हैं? नहीं, हम लोग अंडर परफॉर्मेंस को उस तरह से नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि जिस थीसिस पे हमने कंपनी को लिया है, जिस फंडामेंटल्स पे लिया है, मैनेजमेंट क्वालिटी पे, प्रोडक्ट पे, बिजनेस पे, मार्केट पे, अगर उसमें कोई चेंज हुआ है जिसके कारण हमारा व्यू चेंज होता है तो हम उसको डेफिनेटली एग्जिट करेंगे, लॉस बुक करेंगे। अगर वो नहीं होता है तो हम नहीं करेंगे। मैं फिर से रिट्रेट करता हूँ, पिछले 3 साल में हमको कोई भी कंपनी, हमारे को ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे हमारा बिजनेस का कॉल गलत गया है। पहली बार ऐसा हुआ कि हरिओम ने अपना बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन अनाउंस किया, सोलर में जा रहा है फॉर नो रीजन, उसकी बैलेंस शीट सपोर्ट ही नहीं करती डाइवर्सिफिकेशन, उसको 200 करोड़ रुपया लगेगा, तो वो मेरे को लगता है कि इट इज दे कैन स्टिल डू वेल, बट मेरे को नहीं, मैंने उस सोलर के लिए हरिओम नहीं खरीदा था, मैंने पाइप के लिए खरीदा था, उस बिजनेस चेंज करा, मुझे नहीं रहना उसमें। स्टर्लिंग विल्सन में बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम टेलिंग यू दे आर द बेस्ट एग्जीक्यूशन कंपनी टुडे इन ईपीसी। प्रॉब्लम है कि अगर दोनों प्रमोटर लड़ रहे तो अपन उनकी लड़ाई में क्या कर सकते हैं, और ये लड़ाई करेंगे ये अपने को कैसे पता चलेगा, मतलब अनलेस कि हम उस फैमिली में बिलोंग करते हैं हमको नहीं पता चल सकता। तो मतलब वी ऑल हैव लॉस्ट मनी एंड विल कवर इट, हमने उस पैसे को दूसरी जगह डाला है, उससे हम कवर करेंगे। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग हर चीज बहुत फंडामेंटली करते हैं, कोई हम टिप पे इंफॉर्मेशन पे काम नहीं करता है। हमारे पास अभी भी जब हम कॉल पे हैं, पद्मा के पास सारे मॉडल्स रेडी हैं, सारे पीपीटीज रेडी हैं, किसी भी इन्वेस्टर को कुछ भी कंपनी को डिटेल में समझना हो, वी आर विलिंग टू एक्सप्लेन देम वन ऑन वन। संदीप जी, वी हैव एड्रेस्ड ब्रॉडली मोर और लेस क्वेश्चन. अगर किसी का रह भी गया है तो हम लोग उसको पर्सनल लेवल पे उसको हैंडल कर लेंगे. किसी का कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो हम लोग को डायरेक्टली व्हाट्सएप वगैरह पे भेज सकते हैं एंड वी विल एड्रेस ईच एंड एवरी ऑफ द इन्वेस्टर्स क्वेश्चंस. I really appreciate all the patience and thanks to all the participants for being there. We respect each and everyone's contribution towards the Sovilo's growth. And I will finally end the conversation saying that this is an investment journey. आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। मैंने 22-23 साल में कम से कम 10-12 बार देखा, मैंने कोटक को 70-70, 80-80% करेक्ट होते देखा है। रिलायंस 2008 से 2013 तक ₹1 रिटर्न नहीं बना। आईटीसी में 10-10 साल का स्टैग्नेंसी आया है। ये जर्नी है, यहाँ पे 20-25% ड्रॉडाउन होते हैं और वापस भी उतनी तेजी से रिकवर होगा अगर कोई नया एक्सीडेंट नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ मुझे रिस्क क्या लगता है आज के दिन इंडियन मार्केट में। आप लोगों ने जो रिस्क हाईलाइट किया वो मुझे अभी भी टेम्पररी लगती है। परमानेंट रिस्क क्या है? रशिया अगर एग्रेसिव हो जाए और कुछ बड़ा कन्वर्शन हो जाए वार में, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरा भी पैसा रिस्क में, आपका भी रिस्क में।
मुझे नहीं पता आज के दिन वो रिस्क है कि नहीं, मुझे लगता नहीं है वो रिस्क है, लेकिन यू नेवर नो, पॉलिटिशियंस आर पॉलिटिशियंस। नंबर 2, हमारे देश में अगर हमारी गवर्नमेंट में सेंट्रल लीडरशिप में कोई चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यू नो मेनी टाइम्स पीपल से दैट प्राइम मिनिस्टर विल रिटायर एट 75. नाउ इफ ही रिटायर्स, let's say if he retires, he has said that he will be there till 2029, but by chance अगर उन्होंने 75 के कंप्लीशन में बोल दिया कि मैं कल से प्रधानमंत्री नहीं हूँ, रात को 9 बजे अनाउंसमेंट करते हैं और किसी और को अनाउंस कर देते हैं, अब जो दूसरे किसी को अनाउंस करते हैं उसको पब्लिक कैसे लेती है, FIDI कैसे लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो दिस टाइप ऑफ रिस्क नो वन कैन यू नो कॉल आउट, एंड वी कैन नॉट एवर, वो कीमैन रिस्क तो हर कंपनी में, हमारे पोर्टफोलियो में अगर आज 40 कंपनियां हैं एक स्कीम में, तो उनमें 40 की 40 में है। अगर मुकेश अंबानी को कुछ हो जाता तो रिलायंस का स्टॉक 60% करेक्ट हो जाएगा, उदय कोटक को कुछ हो जाता तो कोटक का स्टॉक, IT कंपनीज सब में करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि IT कंपनीज का इतना डिपेंडेंसी प्रमोटर पे नहीं है। तो उसके लिए क्या हम IT कंपनी का पोर्टफोलियो बना सकते, नहीं बना सकते, तो रिस्क है। हम वो देखते हैं कि हम फंडामेंटली अच्छी कंपनी लेते, तो आप लोगों का पूरा हक है ये जानने के लिए कि हमने फंडामेंटली अच्छी कंपनी में लिया है कि नहीं, उसके मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, उन्होंने कुछ गलत किया पास में, ये सब चीजें हम देखते हैं और इस पे हम बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमारी रिसर्च टीम, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑडियंस हियर, it is the largest research team today in buy side. I can tell you with confidence, we have the biggest number of people in research today. Or quality of academics, the quality of education, the quality of experience they have, you check, it is impeccable. बहुत अच्छा, हम बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं रिसर्च में, एंड मुझे पूरा यकीन है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर हमने 2 साल कंटिन्यूस अच्छा परफॉर्म किया है, तो एक आध महीना हम शायद हो सकता है कि हम पीछे रह जाए, लेकिन हम वापस उतनी तेजी से वापस रिकवर करेंगे। Thanks a lot, Sandeep ji. With this, I would like to conclude the webinar. Any further questions of any of the investors or participant, please WhatsApp to us and we will be addressing this one-on-one. Thank you and have a great day. Thank you, everyone. Thank you.